प्रणाम करता हूँ। दीपक जी ने मेरे को निवेदन किया, ये आदेश दे सकते थे, लेकिन उन्होंने निवेदन किया कि आपको मालपुरा में आना है। हमारा छोटा सा कस्बा है और छोटे लोग हैं, छोटा सा गांव है, वहाँ पे आपको कवि सम्मेलन करना है। मैंने कहा आप छोटे हो ही नहीं सकते। मालपुरा में डिक्की महाराज ने विराजते हैं भगवान कल्याणधरी, और जयपुर के सारे धनी लोग शीश जमीन पे बिछाते हुए जब यहाँ तक आते हैं, तो आपसे बड़ा धनवान कौन हो सकता है। और आपका बेटा डॉक्टर BM शर्मा, आपको पता है जयपुर के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बड़े प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट तो हैं ही, और सबसे ज्यादा संपन्न कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सारे नेता, सारे IAS अफसर, सारे पुलिस वाले, सारे इनके पेशेंट हैं, इनके क्लाइंट हैं, और लक्ष्मी की इन पे बहुत कृपा है। तो मैं सोच रहा था, दीपक जी को कहा, मैंने कहा दीप, जब आपके पीछे GL शर्मा जी खड़े हैं, फिर आप लिफाफे की छोटा लिफाफा देने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि मैं तो लक्ष्मी का बेटा हूँ, मूलतः चिकित्सक हूँ, मैं ओरिजिनल चिकित्सक हूँ, PhD हूँ, स्टेरॉइड विशेषज्ञ। तो मैंने कहा हम तो पैसे वाले हैं, लक्ष्मी के बेटे हैं, सरस्वती तो हमारी मौसी है, मौसी के घर आते हैं, अब लिफाफा छोटा देने की बात क्यों करते हैं? GL शर्मा जी हैं, लिफाफा इनको कह करके कितना ही बड़ा करा सकते हैं, लेकिन खैर ये मजाक की बात होती है। असली बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, कभी हमेशा जैसे उन्होंने कहा किसी भाई ने कि मालपुरा की जनता बहुत बढ़िया है, मैं हर जगह ऐसे ही कहता हूँ सारी जनता बढ़िया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कि नीरज ने कहा था कि व्यक्ति होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य है, और कवियों का इकट्ठा करना अहोभाग्य है। और दीपक जी ने अपना अहोभाग्य इतनी विनम्रता से इन्होंने कहा, और मेरे साथ तो बड़ी मुश्किल हुई, इतने बड़े कवियों के साथ मुझे बुलाया क्यों गए? तो इन्होंने कहा, ये चेतना जी बैठी हैं, बोले किसी को अहंकार जब होता है, ऊंट को पहाड़ के पास ले जाया जाता है और उद्धव जी को वृंदावन में भेजा जाता है गोपियों के पास, उसके औकात पता नहीं। आज के कार्यक्रम की सुंदरता यह है, आपने ऐसा मासूम पुलिस वाला नहीं देखा हो। अगर पहले के आधार पर बनाया जाए तो ये RPSC में पुलिस में सेलेक्ट होने लायक नहीं, इतनी मासूमी किसी पुलिस वाले के पास नहीं। और ऐसे भले पुलिस वाले भी नहीं देखे होंगे जो माला पहनाए, शॉल उड़ाए, मुस्कुरा के स्वागत करे, और ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं देखे होंगे, पैसा लेते हैं, पैसा दे दे, लिफाफा दे दे, शॉल उड़ावे, ये भी आज यहाँ मौजूद है। आप लोग आए हैं। कविता कविता की काव्य की नर्सरी में आया हूँ। मैं तो साहित्यिक मंचों पे जाता हूँ, आज एक पहला कवि सम्मेलन है जहाँ मैं रात्रि को ऐसे कवि सम्मेलन में आया हूँ। मेरा आपसे निवेदन ये है कि इतना प्रयास जब करते हैं तो आप लोग कम से कम अपनी पत्नी को लाइए, अपने बच्चों को लाइए, अपनी बेटियों को लाइए, संस्कार डालिए, क्योंकि कविता संस्कृति है। कविता जिंदा रहेगी तो हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी। क्या बात है? कविता जिंदा रहेगी तो हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी। कविता बोलती है, और क्या होता है, संत जो होते हैं वो छिद्र को ढकते हैं, और कविता छिद्र उघाड़ती है, दिखाती है क्या गंदगी है, क्या प्रेम है, आपको दर्शन कराती है। तो कविता आपको जिंदा करती है। मैं कोई भूमिका नहीं करते, एक कविता अलग तरह की कविता आपको सुनाना चाहता हूं कि बहुत डांटता उसे गालियां देता और घर से बाहर निकालता। बहुत डांटता उसे गालियां देता और घर से बाहर निकालता। बाप और दादा के रहते हुए इस दुनिया से चला गया, युगों की रीत पलकों में पलट गया। बाप और दादा के रहते हुए इस दुनिया से चला गया, युगों की रीत पलकों में पलट गया, लेकिन क्या करूं, कम भक्त तिरंगे में लिपट कर आया है और इसकी दुहाई को पूरा देगा। बहुत डांटता उसे गालियां देता और घर से बाहर निकालता कि युगों की रीत पलकों में पलट गया, बाप दादा के जिंदा होते हुए इस दुनिया से चला गया, पर क्या करूं, तिरंगे में लिपट कर आया है और उसकी दुहाई को पूरा देश आया। उसकी दुहाई को पूरा देश आया है। देश के काम आ गया, देश के काम आ गया, जरूर देश के लिए जन्मा होगा। तिरंगे ने शीश झुकाया है, जरूर कोई अच्छा काम किया। देश के काम आ गया, देश के काम आ गया, देश के लिए जन्मा होगा, और तिरंगे ने शीश झुकाया है, जरूर कोई अच्छा काम किया होता। लेकिन और भी अच्छा होता अगर वो मेरी अर्थी को कंधा ले जाता,
अपने बाप का पिंडदान तो कम से कम वो खुद कर जाता। बहुत अच्छा होता मेरी अर्थी को कंधा दे जाता, अपने बाप का पिंडदान तो कम से कम वो खुद कर जाता। मेरी अर्थी को कंधा तो मेरा बेटा दे देगा, लेकिन मेरे बेटे की अर्थी को कंधा कौन देगा, ये गम लेकर इस दुनिया से जाऊंगा। मेरी अर्थी को कंधा तो मेरा बेटा दे देगा, लेकिन मेरे बेटे की अर्थी को कंधा कौन देगा, ये गम लेकर इस दुनिया से जाऊंगा। उसकी माँ और दादी को तो समझा दूंगा, पर छोटी दुल्हन को कैसे समझाऊंगा। उसकी माँ और दादी को तो समझा दूंगा, पर छोटी दुल्हन को कैसे समझाऊंगा। कैसे समझाऊंगा उस अबोध बालक को जो 4 महीने बाद इस दुनिया में आएगा। शहीद की पत्नी गर्भवती है, कैसे समझाऊंगा उस अबोध बालक को जो 4 महीने बाद इस दुनिया में आएगा और मेरे झुर्री पड़े हाथों को अपने बाप के हाथ समझ जाएगा। अपने झुर्री पड़े हाथों को अपने बाप के हाथ समझ जाएगा। कैसे समझाऊंगा पायल को, बिछिया को, काजल को, बिंदिया को, मेहंदी को, सुहाग को, सावन को, पाक को। कैसे समझाऊंगा पायल को, बिछिया को, काजल को, बिंदिया को, मेहंदी को, सुहाग को, सावन को, भाग को, कसुमल चूनर को, घूमर, गैर और घूमर, कसुमल चूनर को, गैर और घूमर को, घर की छोटी सी गणगौर को और छत पर बैठे हुए उदास मोर। कैसे समझाऊंगा पायल को, बिछिया को, काजल को, बिंदिया को, मेहंदी को, सुहाग को, सावन को, भाग को, कसुमल चूनर को, गैर और घूमर को, छोटी सी गणगौर को और छत पर उदास बैठे हुए मोर को, जो नाचने लग जाया करता था जब मेरा पोता गीत गाया करता था। वो नाचने लग जाया करता था जब मेरा पोता गीत गाया करता था। कैसे समझाऊंगा खांसते हुए पीपल को, खेत की मेड़ को, खांसते हुए पीपल को, खेत की मेड़ को, नीम के पेड़ को, गांव में बिलखते अधेड़ को, होली ठप और ढोली को, रंग और रंगोली को। कैसे समझाऊंगा, कैसे समझाऊंगा खांसते पीपल को, खेत की मेड़ को, खेत की मेड़ को, नीम के पेड़ को, गांव में बिलखते अधेड़ को, होली ढप और ढोली को, रंग और रंगोली को, गणगौर की घुड़दौड़ को और गली के उस मोड़ को जहां पर वो दोस्तों से बतलाया करता था और मेरी खांसी की आवाज सुनकर भाग जाया करता था। कैसे समझाऊंगा, कैसे समझाऊंगा गणगौर की घुड़दौड़ को, गली के उस मोड़ को जहां वो दोस्तों से बतलाया करता था और मेरी खांसी सुनकर भाग जाया करता था। कैसे समझाऊंगा गांव के ज्योतिषी को, मंदिर के पुजारी को, ताला लगे चौबारे को, उदास बैठी चिबारी को। कैसे समझाऊंगा गांव के ज्योतिषी को, मंदिर के पुजारी को, ताला लगे चौबारे को, उदास बैठी चिबारी को, उदास बैठी तिवारी को, रामलाल माई को, कुमारी माई को। कैसे समझाऊंगा, कैसे समझाऊंगा रामलाल माई को, कुमारी माई को, तीज को, त्योहार को, बाजोर को, मनोहार को, जिसके लिए वो बारात में भाग जाया करता था और खेत में ट्रैक्टर को चालू छोड़ जाया करता था। कैसे समझा तीज को, त्योहार को, बाजोर को, मनोहार को, जिसके लिए वो बारात में भाग जाया करता था और खेत में ट्रैक्टर चालू छोड़ जाया करता था। कैसे समझाऊंगा पंख को, परवाज को, माँ की कांपती हुई आवाज। कैसे समझाऊंगा पंख को, परवाज को, माँ की कांपती हुई आवाज को, रोते हुए चाचा को, पगला गई चाची को, रोते हुए चाचा को, पगला गई चाची को, रोते हुए चाचा को, पगला गई चाची को, घर की नंगी सी लाज को, घर की नंगी सी लाज को, कंगन सुर और साज को, जिनके छोड़कर वो मीरा हो गई है और तरवाई में मेरे घर की दुल्हन बेरंग हो गई। कैसे समझाऊंगा कंगन सुर और साज को, जिनको छोड़कर वो मीरा हो गई है और तरवाई में मेरे घर की छोटी दुल्हन बेरंग हो गई है। अब ये दृश्य आता है राजस्थान में एक जिला है झुंझुनू, जहां पर एक घर छोड़कर दूसरे घर से सैनिक निकलते हैं और एक गांव छोड़कर दूसरे गांव से शहीद होते हैं। झुंझुनू की माटी को प्रणाम करते हुए कहता चाहता हूं कि हम तो सैनिक हैं, हमें आदत है शीश कटाने की, हम तो सैनिक हैं, हमें आदत है शीश कटाने की, माटी का कर्ज चुकाने की। पीढ़ी दर पीढ़ी बेटों के ताबूत कंधों पर लाते हैं और पोते का माथा चूमते हैं, उसे सरहद पर छोड़ाते हैं। हम तो सैनिक हैं, हम
हम तो सैनिक हैं, हमें आदत है चीज कराने की, माटी का कर चुकाने की। पीढ़ी दर पीढ़ी बेटों के ताबूत कंधों पर लाते हैं, पोते का सर चूमते हैं, पोते का सर चूमते हैं और उसे हम तो सैनिक हैं, हमें आदत है सरहद पर शीश कटाने की, माटी का कर चुकाने की। पीढ़ी दर पीढ़ी बेटों के ताबूत कंधों पर लेके आते हैं, पोते का सर चूमते हैं और उसे छत पर सड़क पे छोड़ आते हैं। उसको भी इसी तरह छोड़कर आया था, इसको भी इसी तरह छोड़कर आया था। मेरी आंखों में आंसू थे लेकिन मैं मुस्कुराया था। लेकिन आज मेरी आंखों में आंसू थे लेकिन मैं मुस्कुराया था। लेकिन आज एक सूबेदार मेजर को, दादा सूबेदार मेजर से निकाय है, पोता सिपाही, लेकिन आज एक सूबेदार मेजर को एक सिपाही के सामने अटेंशन में चुपचाप खड़ा होना पड़ेगा और एक दादा को, एक पोते को सैल्यूट करना पड़ेगा। लेकिन क्या करूं, कम वक्त तिरंगे में लिपट कर आया है और इसकी दुहाई को पूरा देश है। मैं कविता सुनाना चाहता था, कल मेरे किसी मित्र ने सजेशन किया कि मालपुरा व्यास कविता, ये कविता सुनाए। ये कविता मैंने पहली बार यहीं पे सुनाई है, तो मैं इस धरती को इसको समझ। केवल 2 महिलाएं मंच पर बैठी हैं, एक आध महिलाएं वहां बैठी हैं। स्थिति बड़ी खराब हो गई है हमारी। बेटियों को समर्पित कुछ पंक्तियों के साथ एक कविता शुरू करूंगा कि रिश्तों की फसल सूखे खरपतवार सी और बेटियां झील का किनारा महकते कचनार सी। बेटियां झील का किनारा महकते कचनार सी, और कौन झुकता है किसी झुके हुए से इकरार के लिए, कौन झुकता है किसी झुके हुए से इकरार के लिए, और बेटियां झुक जाती है अपने बाप पर पीसा की मीनार से। बेटियां झुक जाती है अपने बाप पर पीसा की मीनार से, और आदमी संज्ञा सर्वनाम के जंगल में भटक गया। आदमी संज्ञा सर्वनाम के जंगल में भटक गया और बेटियां तुलसी काव्य में अनुप्रास अलंकार से। आप इसको समझते हैं कि बेटियां तुलसी काव्य में अनुप्रास अलंकार सी। बिना किसी भूमिका के दूसरी कविता मैं सुनाना चाहता हूं जो मुझे बहुत प्रिय है। चमत्कार तो उसी दिन हो गया था, चमत्कार तो उसी दिन हो गया था जिस दिन हरियाणा में बेटी ने जन्म ले लिया था। न डॉक्टर से डरी, न नर्स से, न दाई से,